तो हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम कुछ जनरल कंपटीशंस के लाइक सीजीएल, आपका रेलवे, ये सब जो जनरल कंपटीशन का वन डे एग्जाम होता है या फिर जो भी टू डे एग्जाम भी होता है जिसमें कंप्यूटर साइंस पूछा जाता है, उसका कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं आपको कराने के लिए। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है, आपको करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड हार्डवेयर से क्वेश्चन है, तो कराते हैं आपको क्वेश्चन। बताइएगा आपको कैसा लगा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा विच मेमोरी इज वोलाटाइल इन नेचर। वोलाटाइल, वोलाटाइल इन नेचर, जैसा कि ये नाम है वोलाटाइल। वोलाटाइल से आप समझिए कि इसको भूलने के लिए बोल रहा है। ठीक है, वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब वोलाटाइल नहीं, आप भूलाटाइल समझिए इसको कि भूलाटाइल, ये भूल गया है। ठीक है, क्योंकि एक बार सिस्टम शट डाउन होने के बाद इसको कुछ याद नहीं होता है कि मेरे पास क्या था। ठीक है, वोलाटाइल मेमोरी होता है हमारा रैम। ठीक है, और जो नॉन वोलाटाइल होता है, जिसको सिस्टम शट डाउन हो या कुछ भी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा उसमें कंटेंट रहता ही है, वो होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, लाइक हार्ड डिस्क, एसएसडी। आपका नॉन वोलेटाइल में रोम भी आता है, आपका रोम जैसे बायोस, इसको कोई फर्क ही, ये सबको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रैम। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू स्टैंड्स फॉर, ये तो सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये रहा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का कोर होता है। जैसे आप ना ये सीपीयू जो देख रहे हैं, सीपीयू आप इस डब्बे को सीपीयू मत समझिएगा। ये जो एक डब्बा होता है, पावर बटन होता है, रीस्टार्ट बटन होता है, सीडी ड्राइव होता है, और भी कुछ कुछ, तो इसको आप सीपीयू बिल्कुल मत समझिएगा। सीपीयू इसके अंदर एक लगा हुआ मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के अंदर इतना छोटा सॉकेट पे एक सीपीयू लगा हुआ होता है, ये होता है ओरिजिनल सीपीयू। फिर यहाँ पे होता है आपका जीपीयू, या तो पीसीआई स्लॉट पे लगा होगा एक्सटर्नल वाला, वो डेडिकेटेड, और या तो आपका इंटीग्रेटेड होगा जो यहाँ पे चिप होगा, जीपीयू इंटीग्रेटेड वाला। जीपीयू भी दो तरह का होता है, एक इंटीग्रेटेड और एक डेडिकेटेड। ठीक है, आपको इसके बारे में नहीं, अभी सीपीयू के बारे में पढ़ना है। तो सीपीयू आप देख लीजिए, एक मदरबोर्ड के ऊपर एक छोटा सा जगह पे लगा होता है, ये सीपीयू होता है ना, कि ये बड़ा वाला डब्बा सीपीयू होता है। ये तो बॉक्स होता है, इसका नाम कैबिनेट है। कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क होता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो ये आपका ये है ऑप्शन सही, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तीसरा क्वेश्चन है आपका, विच डिवाइस इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट। बोल रहा है ये कि कौन सा डिवाइस है, विच डिवाइस इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट या इमेज, प्रिंटेड टेक्स्ट या इमेज को इनपुट लेता है। मतलब एक प्रिंटर है, प्रिंट नहीं करने बोल रहा है, इनपुट लेने बोल रहा है ये। इसमें अगर कुछ ऊपर से अगर रख के, जहाँ पे स्कैनर होता है उसका, वहां से अगर कुछ स्कैन करते हैं तो सिस्टम में वो इमेज आ जाता है हमारा, वो सिस्टम में इमेज आ जाता है एज इट इज। तो वो इनपुट ले रहा है। तो इसके क्या मॉनिटर इनपुट लेता है, प्रिंटेड टेक्स्ट को स्कैन करता है? बिल्कुल नहीं करता है, आपका स्कैनर करता है, प्रिंटर प्रिंट करता है। इस प्रिंटर के अंदर स्कैनर भी आता है, इसलिए कोई कोई प्रिंटर मल्टी फंक्शनल जो आता है वो होता है आपका स्कैनर विथ प्रिंटर, लेकिन काम उसमें स्कैनर का उस समय होता है। प्रिंटर का काम उस समय नहीं होता है जिस समय आपको उसमें से कुछ कैप्चर करना हो। प्रिंटर का काम तब होता है जब उसमें से आपको कुछ प्रिंट आउट करना हो। ठीक है, तो इसमें ऊपर स्कैनर लगा होता है और प्रिंटर भी होता है, इसको बोलते हैं मल्टी फंक्शन प्रिंटर। फिर एक आता है आपका सिंगल फंक्शन प्रिंटर जो बस प्रिंट करता है, और एक आता है स्कैनर, और दोनों कॉम्बिनेशन का भी एक आता है जो अभी हम बताएं, मल्टी फंक्शन। ठीक है, तो अभी जो इनपुट ले रहा है, इनपुट ले रहा है मतलब डिवाइस से स्कैन करके सिस्टम में ले रहा है, मतलब उसका काम स्कैनर का है। ये प्रिंटर आउट करता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।
प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर ही है जो फ्लैक्स प्रिंट होता है। मॉनिटर तो आपको पता ही है, ये मॉनिटर है। प्रिंटर जो आपको दिखा है प्रिंटर, लेकिन इसके ऊपर भी एक स्कैनर लगा होता है, ये स्कैनर का काम होता है। अब पूछ रहा है रैम का फुल फॉर्म। यहाँ पे पूछ रहा है रैम का फुल फॉर्म। इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन, कोई हैवी क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यही होगा आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, पांचवा क्वेश्चन है विच इज नॉट आउटपुट डिवाइस। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसमें आप देखिए यहाँ पे जो है बोल रहा है विच इज नॉट आउटपुट डिवाइस, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर तो हमको आउट करता है, जो भी सीपीयू से इंस्ट्रक्ट, जो भी हम इनपुट कीबोर्ड के थ्रू करते हैं, हमको आउटपुट कहाँ मिलता है? मॉनिटर पे ही मिलता है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम उसको अगर कुछ प्रिंट का कमांड देते हैं सीपीयू से, सिस्टम से, तो वो हमको प्रिंट बाहर देता है, प्रिंट आउट करके देता है। ठीक है, स्पीकर भी बाहर आवाज, अगर कुछ सिस्टम में कुछ म्यूजिक प्ले करते हैं तो उसका भी म्यूजिक स्पीकर के थ्रू बाहर आता है। तो ये आउटपुट डिवाइस हुआ तीनों। लेकिन ये जो है हमारा कीबोर्ड के थ्रू हम बस इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से कुछ आउटपुट नहीं लेते हैं। कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन को सीपीयू में इनपुट ही देते हैं, इसलिए ये हुआ हमारा इनपुट डिवाइस। इनपुट। फिर पूछ रहा बायोस स्टोर्ड इन। बायोस का हमारा फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होता है। बायोस का फुल फॉर्म होता है हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि बायोस स्टोर्ड कहाँ होता है। बायोस हमारा रोम में स्टोर्ड होता है, जो कि सिस्टम ऑफ होने के बाद भी क्लियर नहीं होता है। एक ऐसा आईसी होता है, ठीक है, आपको बड़ा करके दिखाते हैं थोड़ा। वैसे आईसी छोटा ही होता है, वो ऐसे होता है, 8 लेग का होता है, ठीक है, 8 लेग का होता है। ये बायोस होता है हमारा, जिसमें कुछ प्रोग्राम परमानेंटली, मतलब इसमें फ्लैश किया हुआ होता है। ये प्रोग्राम एक प्रोग्राम से फ्लैश किया हुआ होता है, जो कि सिस्टम शटडाउन होने के बाद भी क्लियर नहीं होता है। चाहे सिस्टम को फॉर्मेट भी कर दीजिए फिर भी क्लियर नहीं होता है। इसको फ्लैश करने के लिए खास तरह का टूल आता है और खास तरह का डिवाइस आता है। ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं कि रोम है जो कभी एक बार हो गया तो फिर फ्लैश नहीं होता। रोम फ्लैश होता है, लेकिन उसके लिए खास तरह का हार्डवेयर आता है और एक उसका फर्मवेयर आता है। इसको फ्लैश करने के लिए एक फर्मवेयर आता है, जिस फर्मवेयर में सारा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था कि पहले सिस्टम को जब पावर बटन प्रेस किया जाए उसके बाद उसको क्या क्या करना है, सारा कोड इसके अंदर होता है और उसका सॉफ्टवेयर का नाम फर्मवेयर है, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है कि कहाँ स्टोर होता है बायोस जो है, बायोस कहाँ स्टोर होता है? ये हमारा रोम में स्टोर होता है। रोम एक आईसी है छोटा सा, उसमें स्टोर होता है इसमें, क्योंकि रैम तो क्लियर हो जाएगा तो फिर इंस्ट्रक्शन बचा कहाँ? कैश भी क्लियर हो जाता है, तो आपका हार्ड डिस्क परमानेंटली मेमोरी है, लेकिन फॉर्मेट मारने के बाद ये भी खत्म हो जाता है। सातवां हमारा क्वेश्चन है विच एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस। विच एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन मिलता है किसी के थ्रू, उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? जैसे बहुत सारा प्रोसेस है, ठीक है, एक सिस्टम में तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, किसको कब कब एग्जीक्यूट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसको कौन प्रोसेस करता है? सबको सीपीयू ही करता है, सीपीयू, ठीक है। एएलयू का काम बस मैथमेटिक ऑपरेशन के लिए है। रजिस्टर तो एक टाइप का मेमोरी है, ये तो होगा नहीं, सीपीयू होगा। हाँ, एक चीज और, ये रजिस्टर जो बोल रहा है, रजिस्टर ये सबसे क्या बोलते हैं, नियरेस्ट और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, ठीक है। अगर कोई कंप्यूटर में पूछता है कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा है,
फास्टेस्ट और सबसे नियरेस्ट इसलिए फास्टेस्ट है कि सबसे नियर में है। अगर तुमको कोई सामान बगल वाले घर से लाना है और तुमको कोई सामान 5 किलोमीटर दूर से लाना है, तो तुम सबसे जल्दी कहां से लेके आ जाओगे? या तुम मान के चलो कि तुम ऐसे बेड पे लेटे हुए हो, तुम्हारे बगल में एक बुक है और तुम्हारे एक दूसरे रूम में एक बुक है, दोनों सेम बुक है। तुम सबसे पहले, या फिर तुमको ऐसा बुक का जरूरत है जो तुम्हारे बगल में ही है, तुम सबसे पहले कौन सा बुक लेके आ जाओगे? सबसे जल्दी से तुम जो तुम्हारे बगल में वही लेके आ जाओगे। रूम में जाना, वहां से लेके आना दूसरे रूम से तो दिक्कत है ना, थोड़ा सा दूर पड़ जाएगा, दूर पड़ेगा तो थोड़ा स्लो हो जाएगा। बगल में फट से उठा लिए। तो ये जो है ना, रजिस्टर जो होता है इतना नियरेस्ट होता है क्योंकि ये सीपीयू के अंदर ही होता है। जैसे एक सीपीयू चिप होता है, इसी के अंदर ही होता है ये, ठीक है। इसलिए ये फास्टेस्ट मेमोरी है। यहाँ पे क्वेश्चन है रोम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी इज कैसा मेमोरी? अभी तो बताया था कुछ देर पहले कि जो सब भूल जाता है वो वोलेटाइल होता है, जो कुछ नहीं भूलता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। और रोम को हम ये भी बताए थे कि रोम सिस्टम शटडाउन होने पे, सिस्टम फॉर्मेट होने पे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके पास इंस्ट्रक्शंस सेव्ड होते हैं। तो ये हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल नहीं होगा। और कैश मेमोरी तो है नहीं, और सेकेंडरी मेमोरी भी नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी भी फॉर्मेट करने में फॉर्मेट हो जाता है, कैश भी क्लियर हो जाता है। वोलेटाइल तो सिस्टम शटडाउन होने पे ही क्लियर हो जाता है। वोलेटाइल होता है हमारा रैम, नॉन वोलेटाइल होता है हमारा बायोस, जिसको हम रोम बोलते हैं। बाकी सब क्लियर हो जाता है। ये भी, ये तो आपका एसएसडी एचडीडी आ जाता है, एचडीडी या एसएसडी। अब यहाँ पे पूछ रहा है विच इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? विच इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम आपको बता रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आपका, ये किसी भी सिस्टम के लिए बिल्कुल मस्ट होता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी सिस्टम में नहीं है तो वो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, वो ऑन ही नहीं होगा। आप पावर बटन प्रेस कर दिए, ठीक है, पावर बटन प्रेस कर दिए, फैन वैन सब चलने लगा, लेकिन डिस्प्ले पे आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है जो आपको वहां पे बूट हो, आपको कुछ वहां पे दिखे। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली, ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका, जो सबको ही आप देखे हैं, विंडोज तो सबने देखा है, सबने यूज किया है। इसके बाद आता है आपका लिनक्स, एक सेकेंड, आपका आता है लिनक्स। फिर एप्पल वालों के लिए मैक ओएस, और भी बहुत सारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारा आपका मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारा है। लेकिन सब एक टाइप का जो है, यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से डॉस भी था। तो ये जो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑन होते ही बूट हो जाता है। जैसे विंडोज, पावर बटन प्रेस किया, आपको डायरेक्ट विंडोज लोडिंग दिख रहा है, आपको लिनक्स बूट हो रहा है, मैक बूट हो रहा है, तो वो ना ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप ये मत समझिए ना कि वो बस सिस्टम ऑन होते ही, वो नहीं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको दिखता है। ठीक है, आप बोल रहे चीज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आपको इतना तो बता ही दिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर पहला चीज की मस्ट होता है, चाहिए ही चाहिए आपके सिस्टम में, नहीं तो आपका सिस्टम में कुछ चलेगा ही नहीं। तो क्या एमएस वर्ड जो है मस्ट है? बिल्कुल मस्ट नहीं है, इसके बिना भी सिस्टम चल सकता है, एक्सेल के बिना भी चल सकता है, ये दोनों तो एक ही सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं। फोटोशॉप भी नहीं, कोई जरूरी नहीं कि रहेगा तो ही चलेगा, नहीं भी रहेगा तो भी चल सकता है। लेकिन ये जो लिनक्स है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी आपको बताया था, ये देखिए लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर ही बोलते हैं। ठीक है,
तो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंफ्यूजन नहीं है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का कुछ कुछ नाम आप याद कर लीजिएगा, जैसे बेसिकली तो यही 3 पूछते हैं, विंडोज, लिनक्स, मैक, ठीक है। एक डॉस भी याद कर लीजिए, और कुछ कुछ रियल टाइम का भी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम याद कर लीजिएगा। रियल टाइम ओएस, गूगल करके रियल टाइम ओएस का भी नाम देख लीजिएगा, है कुछ कुछ। अब क्या बोल रहा है, मेन फंक्शन ऑफ ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस को, ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में ओएस लिख देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है। डेटा स्टोरेज क्या इसका मेन फंक्शन है। इसका मेन फंक्शन है डेटा स्टोरेज? नहीं, इसका मेन फंक्शन ये थोड़ी है कि डेटा स्टोर करे। वायरस प्रोटेक्शन, ये तो एंटीवायरस का है मेन फंक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ी है मेन फंक्शन। रिसोर्स मैनेजमेंट, ये इसका मेन फंक्शन है। इंटरनेट एक्सेस, ये भी इसका मेन फंक्शन नहीं है। ये सब नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स को मैनेज करता है, उसके साथ कितने हार्डवेयर कनेक्टेड हैं, उसके साथ कितने प्रिफेरल्स या फिर उनको क्या क्या प्रोसेस उनको करना है, कब कब करना है, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, किसको कितना प्रायोरिटी देना है, ये सारा रिसोर्स मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हमारा नीचे एक क्वेश्चन है, विंडोज ओएस डेवलप्ड बाय, विंडोज जो है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, कौन डेवलप किया है। ये हमारे, ये आपको तो पता ही है विंडोज कौन किए हैं, डेवलप्ड बाय जो है, डेवलप जो किए हैं, एप्पल तो बिल्कुल नहीं किए हैं, ये तो एप्पल तो इनका एप्पल है, गूगल भी नहीं किए हैं, आईबीएम भी दूसरा कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट का ही है। विंडोज जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, लिखते हैं ना एमएस विंडोज, एमएस विंडोज, तो एमएस का शॉर्ट में वही होता है ना माइक्रोसॉफ्ट, वही है ये माइक्रोसॉफ्ट, देख लीजिए वही है ये शॉर्ट में माइक्रोसॉफ्ट, एमएस का माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, एमएस विंडोज, तो विंडोज को माइक्रोसॉफ्ट डेवलप किया है। और यहाँ पे है आपका सेव शॉर्टकट, सेव का शॉर्टकट हम कल ये क्या बोल रहे थे, सेव का पिछली बार हम शायद बता रहे थे आपको कि बेसिक जितना भी शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट का पहला लेटर मैक्सिमम में यही होता है कि आपको शॉर्टकट में जो भी नाम पूछेगा, जैसे सेव पूछा है तो मैक्सिमम टाइम होता है कि फर्स्ट लेटर जो फर्स्ट वर्ड होता है वही होता है फर्स्ट लेटर, कंट्रोल प्लस ए सी यही होगा, ठीक है। सी से हमारा कॉपी होता है, कॉपी, भी से हमारा पेस्ट होता है, पेस्ट, और एक्स से हमारा होता है कट। अगर आपको बार बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है तो इसका हम बहुत अच्छा एग्जांपल मतलब बता दे रहे हैं शॉर्टकट, कि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। भी जो आपको दिख रहा है, भी ऐसे ऐसे, ठीक है। कंट्रोल पेस्ट, पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना, पेस्ट कर देना, कहीं चिपका देना। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ आप चिपका रहे हैं, यहाँ से यहाँ चिपका रहे हैं, अगर यहाँ से कट कर दिए हैं तो यहाँ चिपक जाएगा, बस यहीं पे रहेगा। अगर कॉपी किए हैं कि यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, तो जब कंट्रोल सी करके अगर कंट्रोल भी कर रहे हैं तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। लेकिन कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल भी कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ होगा, क्योंकि आप यहाँ से कट कर दिए हैं। कंट्रोल एक्स जो दिख रहा है आपको, कंट्रोल एक्स, एक्स आपको थोड़ा सीजर जैसा दिख रहा होगा, मतलब ये कैंची क्या काम करता है, कैंची काटने का काम करता है, तो वही कंट्रोल एक्स से कट होता है। अगर ऐसे याद नहीं होगा, कंट्रोल सी से कहीं आप कट ना लगा दें, तो आप ध्यान रखिएगा एक्स कैंची जैसा दिख रहा है, इससे कट होता है। बाकी फर्स्ट लेटर सी है, सी से कॉपी हो जाएगा, भी से पेस्ट हो जाएगा, यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट कर दिए, और एस से सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे सेव का जो शॉर्टकट की बोल रहा है हमारा कंट्रोल एस होगा। फिर पूछ रहा है कंट्रोल सी इज 4, कंट्रोल प्लस सी इज 4, कंट्रोल प्लस सी अभी क्या बताए थे हम, यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी कॉपी, यहाँ हो जाएगा हमारा कॉपी, पेस्ट तो भी से है ना, और सेव एस से है, कट एक्स से है, ठीक है। बहुत बेसिक चीज है, बस कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इतना डिस्क्राइब कर दिए, नहीं तो
बहुत सब ऑलमोस्ट सब लोग को याद ही रहता है, लेकिन जिनको याद नहीं हो रहा उनके लिए हम बताए हैं। अब पूछ रहे हैं यहाँ पे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है, जिससे ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम स्प्रेडशीट बनाते हैं। वर्ड में तो हम डॉक बनाते हैं, वर्ड में तो हम डॉक बनाते हैं, वर्ड में हम बनाते हैं डॉक फाइल। एक्सेल में बनाते हैं हम स्प्रेडशीट। पावर पॉइंट में तो हम बनाते हैं पीपीटी। नोटपैड तो हमारा टेक्स्ट फाइल है, टीएक्सटी। ये हमारा यहाँ पे एक्सेल हो जाएगा, ठीक है। एक्सेल में हम बनाते हैं स्प्रेडशीट। फिर यहाँ पे आपका पूछ रहा है डॉट ई एक्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, डॉट ई एक्स फाइल इज। डॉट ई एक्स फाइल क्या है? डॉट ई एक्स फाइल इज, ई फाइल मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल। डॉट ई जो है लास्ट में एक्सटेंशन है, जैसे बता रहे हैं आपको, डॉट ई एक्स ई। डॉट ई एक्स का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल, विंडोज जिसको एग्जीक्यूट कर पाए। विंडोज का जितना भी एप्लीकेशन होता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, क्रोम, एडोबी का कोई भी जो आप रीडर हो ले लीजिए, या फिर फोटोशॉप ले लीजिए, कोई भी, हर किसी का लास्ट में ना डॉट ई एक्स ही होगा, क्योंकि वो उसी फाइल को एग्जीक्यूट कर पाता है जिसके लास्ट में डॉट ई एक्स। आप ये ऐसा समझ लीजिए ना कि कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होने वाले प्रोग्राम का ये एक पहचान है, जिसको कंप्यूटर समझ सकता है कि इस फाइल को हमको एग्जीक्यूट करना है और कैसे करना है, ठीक है। जैसे बहुत सारा एक्सटेंशन है, हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे आपका 2-4 एक्सटेंशन याद भी कर लीजिए, आपको काम देगा, ठीक है। यहाँ पे इमेज का एक्सटेंशन है हमारा डॉट जेपीजी डॉट, ये डॉट है, ठीक है, डॉट जेपीईजी डॉट GIF डॉट PNG। ये सब ना कुछ पॉपुलर इमेज के एक्सटेंशन है। आगे कुछ भी नाम लीजिए, EG.jpg मतलब EG नाम का एक फोटो है, ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब जो लास्ट में लग के फाइल का पहचान बताता है, एक फाइल का एक आइडेंटिटी होता है कि ये हम कैसे मान लें EG। सिर्फ मान लीजिए हम EG है, ठीक है, EG क्या क्या EG, EG डॉट टेक्स्ट की EG डॉट JPG की EG डॉट XML, EG डॉट क्या, ये लास्ट में लग के इस फाइल का पहचान बताता है कि ये फाइल है क्या, ठीक है। कुछ वीडियो के फाइल याद कर लीजिए, वीडियोस के एक्सटेंशन, वीडियो के एक्सटेंशन है आपके डॉट MP4 MPEG4। आपका इसमें पहले 3GP आता था, ठीक है। और भी होता है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपका हम बता दे रहे हैं, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल, अभी आपको होता है ना एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, डॉट EXE मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो यहाँ आपका हो जाएगा एग्जीक्यूटेबल फाइल, टेक्स्ट फाइल नहीं होगा, सिस्टम फाइल भी नहीं होगा, और ये क्या बोलते हैं, इमेज फाइल भी नहीं होगा, क्योंकि इमेज फाइल का तो JPG होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है यहाँ पे पूछ रहा है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओपन सोर्स है। क्या विंडोज ओपन सोर्स है? इसका कोड सबके लिए पब्लिकली है? नहीं है। मैक OS इसका भी नहीं है, ये सारे प्रोप्राइटर है। लेकिन इसमें से जो लिनक्स है, लिनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स है, क्योंकि इसका कोड सबके लिए पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है। आप इसमें खुद से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप इसका पूरा सोर्स कोड देख सकते हैं, ठीक है। ये ओपन सोर्स होता ही वो ये है, ओपन सोर्स, ओपन
ओपन सोर्स का मतलब है जो आपका पब्लिकली अवेलेबल है, फ्री, पब्लिकली फ्री, ठीक है, जो सबके लिए अवेलेबल है पब्लिकली, उसको बोलते हैं ओपन सोर्स, जिसका कोड पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल है। तो विंडोज का नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, लिनक्स का है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है। और ऐसा नहीं कि ओपन सोर्स जो है सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, ओपन सोर्स हमारा सॉफ्टवेयर भी है। लाइक हमारा VLC, आप जानते होंगे VLC ओपन सोर्स है। ब्लेंडर, करीटा, ये सब जो है हमारा लिनक्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सॉफ्टवेयर में आते हैं। लिनक्स में भी सारे लिनक्स नहीं, कुछ लिनक्स ऐसे हैं जो इंटरप्राइज हैं। रेड हैट लिनक्स, ये इंटरप्राइज हैं। ये इंटरप्राइज लिनक्स है ये। बाकी जो फ्री डेबियन है वो ओपन सोर्स है। और फिर पूछ रहे हैं हमारा बोल्ड का शॉर्टकट की। बोल्ड का शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल बी, 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 बोल्ड। आई से होता है हमारा आइटैलिक, इटैलिक, इटैलिक मतलब ऐसे सीधा कुछ लिखाता है तो वो जैसे ऐसे आई सीधा लिखे हैं, इटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा लिखाता है, ये होता है इटैलिक। यू से अंडरलाइन होता है, ठीक है, जैसे यू है, यू से अंडरलाइन हो जाता है, इसी को अंडरलाइन कर सकते हैं, ऐसे अंडरलाइन, इसी को ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, ये हो जाएगा कंट्रोल यू से। फिर हमारा कंट्रोल शायद एस होगा यहाँ पे, कंट्रोल एस से तो हमारा सेव होता है, आपको ही पता है। हाँ, यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड का। फाइंड का शॉर्टकट क्या होता है? फाइंड, एफ से फाइंड, कंट्रोल एफ से फाइंड होता है। फर्स्ट लेटर बोले अभी कुछ देर पहले कि ये मैक्सिमम जितना भी होता है शॉर्टकट की, मैक्सिमम फर्स्ट लेटर से ही होता है, लेकिन ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होता है तो फिर वो अलग बनाया जाता है, ठीक है, अलग होता है, लेकिन मैक्सिमम आपको यही मिलेगा, ठीक है। कंट्रोल पी से आपका तो प्रिंट हो जाता है, ये भी पता है आपको। फिर आपका पूछ रहे हैं यहाँ पे लैन का फुल फॉर्म। लैन, लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लार्ज एरिया नेटवर्क नहीं होगा, ये लोकल एरिया नेटवर्क होगा। एक होता है लैन, वैन, मैन, इसके भी आगे होता है पैन, ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। वैसे नेटवर्किंग में इसको पूरा अच्छे से कवर करेंगे, सिर्फ लैन वैन पैन ये सब ही नहीं है, बहुत कुछ है। इसको नेटवर्किंग जब पढ़ाएंगे तो उसमें कवर करेंगे डिटेल में। देखिए यहाँ पे पूछ ही दिया अभी जस्ट वैन बताएं आपको, वैन पूछ दिया यहाँ पे। वैन जो है, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। फिर 21 में डिवाइस कनेक्टिंग कंप्यूटर्स। डिवाइस जो है कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। कौन सा डिवाइस जो कंप्यूटर को कनेक्ट करता है? राउटर, स्विच, हब, मॉडेम, कौन सा कनेक्ट करता है बताइए? ठीक है, इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका भी थोड़ा अलग है कि डिवाइस कनेक्टिंग कंप्यूटर। डिवाइस कनेक्टिंग कंप्यूटर कैसे? कनेक्टिंग इंटरनेट से, कि कनेक्टिंग कैसे? इंटरनेट से कनेक्ट करेगा तो राउटर, अगर नेटवर्क में कनेक्ट करेगा तो फिर अलग अलग चीज हो सकता है इसमें, क्योंकि सब तो कनेक्टिंग डिवाइस ही है। हब भी कनेक्ट ही करता है, मॉडेम भी कनेक्ट ही करता है, स्विच भी कनेक्ट ही करता है, लेकिन इस सिनेरियो अलग अलग है ना, कि क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, थोड़ा इसको क्लियरिफाई करके लिखना चाहिए था कि कैसे कनेक्ट कर रहा है, वो इंटरनेट पे कनेक्ट कर रहा है कि दूसरा नेटवर्क में कनेक्ट कर रहा है कि अपने नेटवर्क में कनेक्ट कर रहा है। जैसे एक होता है ना, ये मान लीजिए
हमारा 5 सिस्टम का एक अपना नेटवर्क है, ठीक है। इसके अंदर कनेक्ट कर रहा है नया सिस्टम को कि इसके बाहर वाले नेटवर्क में कनेक्ट कर रहा है सिस्टम को, समझे। बहुत तरीके का बात होता है इसमें। चलिए ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क। हाँ देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि है कौन सा है जो दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट करता है। कौन सा इसमें है जो दूसरा नेटवर्क में कनेक्ट करता है। अब तो अपने नेटवर्क में करता है, स्विच भी अपने नेटवर्क में करता है, रिपीटर तो बस बैंडविड्थ को वो कर देता है, क्या बोलते हैं, बूस्ट कर देता है। यहाँ पे भी हमारा होगा राउटर, ठीक है। और फिर यहाँ पे है हमारा आईपी स्टैंड्स फॉर, आईपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है हमारा इंटरनेट प्रोसेस नहीं, ये होता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। आईपी भी दो तरीका का होता है, IPv4, IPv6। ये मतलब इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और यही इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है, यही है। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपका FTP बहुत अच्छा है। ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल है। ये हमारा एक तरह का प्रोटोकॉल है। इसका फुल फॉर्म होता है हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें कौन सा दिख रहा है आपको, ये है फाइल ट्रांसफर। इसका काम है एक नेटवर्क के अंदर फाइल को ट्रांसफर करना, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे पूछ रहा है HTTP यूज्ड फॉर, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप देखें HTTP शो करता है कहीं पे, जब आप गूगल खोलते हैं, गूगल या फिर कोई सर्च इंजन खोलते हैं, आपको लिखता है HTTP या फिर HTTPS example.com ऐसा लिखता है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिखेगा HTTP और HTTPS जो भी दिखेगा, इसका काम है आपका, देखो कम्युनिकेशन यहाँ पे आ गया। ये वेब के साथ कम्युनिकेशन है यहाँ पे, ठीक है, वेब के साथ कम्युनिकेशन है। वेब कम्युनिकेशन ये होगा हमारा, इंटरनेट से कम्युनिकेशन करने के लिए HTTP का यूज किया जाता है, ठीक है। और एक सेकेंड, HTTP का फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिए। HTTP का फुल फॉर्म है, इधर लिख दे, यहाँ पे लिख देते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये HTTP का है, HTTPS का जब होगा तो यहाँ पे बस सिक्योर लग जाएगा, सिक्योर्ड कि मतलब वो सिक्योर्ड कनेक्शन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना होगा तो। अब यहाँ पे हमारा पूछ रहा है सिक्योर वेब प्रोटोकॉल। अभी तो बताया आपको कि HTTPS जो लग जाता है लास्ट में सिक्योर हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा HTTPS, S फॉर सिक्योर्ड,
ठीक है, सिक्योर, एस फॉर सिक्योर। फिर पूछ रहा है हमारा डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है। इसका होता है डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, ये होगा आपका। डीएनएस के पास जैसे कोई भी आप रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, डीएनएस के पास उस नाम का, जैसे आप youtube.com खोल रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में yt.com, ठीक है, तो ये डायरेक्टली yt.com पे नहीं जाता है, इसका क्या आईपी है, ठीक है, इसका और इसका डेटा रखे हुए रहता है वो इससे मैच करके इसका आईपी पे आपको फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है, फिर आपको रिस्पॉन्स दे देता है। ये काम होता है डीएनएस का, जिसका नाम है डोमेन नेम सिस्टम। तो फिर ये है आपका यूआरएल फुल फॉर्म। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूआरएल का फुल फॉर्म है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल जो आपका देखते हैं ऐसे http ये easy.com, ये होता है आपका यूआरएल, यही है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। क्या है वो हमारा, वो कोरोना वायरस का बात नहीं हो रहा है, यहाँ कंप्यूटर चल रहा है तो कंप्यूटर वायरस का बात हो रहा है। तो कंप्यूटर वायरस क्या अगर सिस्टम में आता है तो क्या सिस्टम फास्ट हो जाता है? बिल्कुल नहीं होगा। क्या उसका स्टोरेज बढ़ जाता है? ये भी नहीं होगा। हाँ, डेटा लॉस होता है, वायरस अगर आ जाता है तो डेटा लॉस होता है हमारा, ये भी नहीं होगा। बेटर स्पीड, क्या स्पीड यहाँ तक कि स्लो ही होगा। आप भी यूज कर रहे हैं, आपका वायरस भी यूज कर रहा है, तो आपका डेटा लॉस होगा। फिर पूछ रहा है फायरवॉल, फायरवॉल यूज फॉर, फायरवॉल एक तरह का वॉल की तरह काम करता है, शील्ड की तरह काम करता है आपके नेटवर्क में। कोई अटैकर अगर आपके नेटवर्क में अटैक करना चाहता है, ये आपका मान लीजिए लैन बना के रखें आप आपका ऑफिस में, अगर इसमें आपको अटैक करना चाहता है तो ये बहुत सारा रिक्वेस्ट डालेगा, लेकिन ये जो आपका है फायरवॉल, फायरवॉल ये आपको डिटेक्ट कर लेगा कि ये एक जो है ऑथराइज्ड आईपी नहीं है। जब रिक्वेस्ट आता है तो एक आईपी के थ्रू आता है, इंटरनेट पे एक आईपी आपका पहचान होता है, ठीक है, तो आईपी को डिटेक्ट कर लेगा कि ये आपका ऑथराइज्ड आईपी नहीं है और आपको यहीं पे कर देगा ब्लॉक, ठीक है। ये काम होता है फायरवॉल का। तो फायरवॉल का समझ गया, क्या ये प्रोवाइड क्या कर रहा है, बीच में रह के सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे डेटा स्टोरेज का तो काम नहीं है, प्रोसेसिंग का भी काम नहीं, प्रिंटिंग का भी काम नहीं है, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का है। फायरवॉल यूज फॉर सिक्योरिटी, यहाँ पे बीच में रह के आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है आपको, आपके नेटवर्क के लिए। फिर आपका नीचे है क्वेश्चन, HTTPS स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट। अभी फुल फॉर्म पिछले एक क्वेश्चन में बताए थे आपको, इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये होगा, ये हाई ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और लास्ट में सिक्योर, क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि आपका जो ईमेल सेंडिंग होता है, ईमेल सेंडिंग के लिए इंटरनेट पे आपको ये चीज बताया है कि इंटरनेट पे जो भी काम होता है हर चीज के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है और उसके लिए एक पोर्ट भी बनाया गया है, ठीक है। तो पोर्ट का तो अभी नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे प्रोटोकॉल का पूछा जा रहा है। हर प्रोटोकॉल का एक स्पेसिफिक काम है, ठीक है। तो वैसे एक ईमेल अगर सेंड करना है तो उसके लिए भी अलग प्रोटोकॉल है, ईमेल रिसीव करना है उसके लिए भी अलग प्रोटोकॉल है, आपको कोई फाइल शेयर करना है उसके लिए भी अलग प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको कि ईमेल सेंडिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है। ईमेल सेंडिंग के लिए आपका आता है SMTP, शॉर्ट मैसेजिंग ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। FTP आपका आता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए। और फिर यहाँ पे आपका है ईमेल रिसीविंग प्रोटोकॉल। अब देखिए यहाँ पे ईमेल भेजने का प्रोटोकॉल है, आप यहाँ पे भेज रहे हैं तो आप इतना देख लीजिए ना, सेंडिंग कर रहे हैं तो आगे एस लगा है, इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। सेंडिंग है तो यहाँ पे एस लगा हुआ है, इस एस को याद कर लीजिएगा। सेंडिंग मतलब SMTP। और रिसीविंग, अब बात कर रहा है रिसीविंग प्रोटोकॉल, मतलब चिट्ठी आ रहा है। चिट्ठी कौन लाता है? चिट्ठी लाता है हमारा पोस्टमैन। तो पोस्टमैन का यहाँ पे आपका इसका प्रोटोकॉल का नाम ही है
ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, ठीक है। तो ये चिट्ठी ला कौन रहा है, यहाँ बात हो रहा है रिसीविंग का, आप रिसीव कर रहे हैं, मतलब आपको कोई ला के दे रहा है। आपको ला के कौन दे रहा है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्टमैन साहब ला के दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ सेंडिंग के लिए SMTP, एस से सेंडिंग, ठीक है, याद हो गया। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सही। फिर बात आ रही है यहाँ पे VPN का फुल फॉर्म। आज कौन ही है जो VPN नहीं जानता होगा। इतना चीज कभी क्या बैन हो जा रहा है, कभी क्या बैन हो जा रहा है, कभी गेम खेलना है, कभी कुछ करना है। तो आजकल तो बच्चा बच्चा जान रहा है VPN का नाम, कि VPN क्या है। VPN आपके नेटवर्क और ISP के बीच एक टनल क्रिएट कर देता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। वेरीफाइड प्राइवेट नेटवर्क नहीं होगा, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क भी नहीं होगा, विजुअल प्राइवेट भी नहीं होगा, ये आपका होगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये उधर का आ गया नीचे वाला, इसको काट दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक होगा आपका ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फिर पूछ रहा है आपका मालवेयर। मालवेयर मालवेयर क्या है, मालवेयर जो है आपका एक तरह का वायरस है। मालवेयर जो है, मालवेयर है आपका, स्पाईवेयर है, मालवेयर, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स, ये सब क्या है, एक तरह का कंप्यूटर वायरस है। तो आपका ये सॉफ्टवेयर तो होगा नहीं, हार्डवेयर होगा नहीं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होगा। वायरस क्या है, एक तरह का मैलिशियस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस कहाँ से होगा, बिल्कुल नहीं होगा ये सब, आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर होगा। एंटीवायरस तो डिटेक्ट करता है ना वायरस को, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वायरसेस को डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है, या क्वारंटाइन करे या रिमूव करे, जिसकी जितनी क्षमता, आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर होगा। फिर आपका पूछ रहा है ये HTTP पोर्ट, HTTPS का पोर्ट पूछ रहा है, HTTP का नहीं पूछ रहा है, HTTPS का पूछ रहा है, सिक्योर्ड का। HTTP और HTTPS दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है, और दोनों का पोर्ट भी अलग अलग है। आपको हम बताए थे कि अभी पोर्ट क्या होता है, एक नेटवर्क के अंदर जैसे अलग अलग प्रोटोकॉल का काम है, वैसे ही अलग अलग पोर्ट का भी काम है। जैसे ये एक घर है आपका, और इसमें हर एक काम के लिए अलग अलग दरवाजा है, और यही है हमारा पोर्ट। दूसरे के दरवाजा से दूसरा कोई काम नहीं करके चला जाएगा, ये जिस काम के लिए जिस दरवाजा से जाएगा उसी दरवाजा से आएगा, या कोई जरूरी नहीं कि आने के लिए भी अलग दरवाजा हो सकता है किसी केस में। जैसे ईमेल को जाने के लिए अलग दरवाजा है, निकलने के लिए अलग दरवाजा है, वैसे ही पोर्ट जो है एक दरवाजा का काम करता है, ठीक है। HTTPS का दरवाजा का नंबर क्या है, मतलब पोर्ट का नंबर क्या है, 443। ये जो है हमारा HTTPS का है, और ये हमारा HTTP का है। फिर हमसे पूछ रहा है यहाँ पे NAT का फुल फॉर्म क्या है। इसका ये सबका लास्ट वाला वर्ड यहाँ पे क्यों आ गया है, इसका NAT का फुल फॉर्म होगा आपका नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये एक ट्रांसलेटर का काम करता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये होता है आपका नेट का फुल फॉर्म। अब पूछ रहे हैं आपसे कैप्चा। कैप्चा तो सब कोई फिल कर रहे होंगे, जितना भी एग्जाम आ रहा होगा, एग्जाम का फॉर्म या फिर कोई कहीं भी कुछ भी करने जाइए, सिक्योरिटी के तौर पे कैप्चा फिल कराया जाता है। क्यों कराया जाता है, कहीं आप रोबोट तो नहीं है, कहीं ऐसा कोई टूल तो नहीं है बना के आप कोई हैकर छोड़ दिया है जो ऑटोमेटिक काम कर रहा है। जैसे बहुत सारे टूल भी होता है कि ऑटोमेटिक पासवर्ड ट्राई किए जा रहा है, लेकिन अगर कैप्चा होगा तो टूल के पास इतना दिमाग नहीं है कि वहां जो कैप्चा दिख रहा है उसको फिल करे। और कैप्चा में भी भाई साहब क्या तगड़ा तगड़ा कैप्चा है, सिर्फ नंबर वाला ही कैप्चा नहीं होता है, इमेज रोटेट करने वाला कैप्चा होता है। आपको एक इमेज दे देगा, मतलब लगता है हम कैप्चा फिल नहीं कर रहे हैं, हम रीजनिंग बना रहे हैं, ऐसा फील होता है कभी कभी कैप्चा को फिल करते हुए देख के। तो कैप्चा का काम क्या है, वो डिटेक्ट करता है कि वो वेरीफाई करता है क्या, कि आप ह्यूमन है कि नहीं। कैप्चा का बस यही काम है कि आपको वेरीफाई करना है कि आप ह्यूमन है, कोई AI, कोई बॉट, कोई अटैकर का टूल नहीं है, ठीक है। तो ये इसका ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए कैप्चा का यूज किया जाता है। फिर हमसे पूछ रहा है एक्सेल में एडिशन फंक्शन क्या है। एक्सेल में एडिशन फंक्शन के लिए क्या यूज किया जाता है, यहाँ पे सम का यूज किया जाता है, सम।
फिर पूछ रहा है यहाँ पे एक्सेल फाइल एक्सटेंशन। एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या है? एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन, ये ऐसा एक्सटेंशन पूछ रहा है। एक्सटेंशन तो कुछ भी हम सेव कर सकते हैं, एक्सेल से पीडीएफ में बना सकते हैं, कुछ में भी बना सकते हैं। लेकिन ये जब पूछता है कि एक्सेल का या पावर पॉइंट का जो है, वो बाय डिफॉल्ट वाला पूछता है कि सिर्फ कंट्रोल एस कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट किस में सेव होगा? सेव एज में तो जाके आदमी किसी चीज में सेव कर लेता है। तो इसका बाय डिफॉल्ट वाला होता है डॉट एक्सएलएस, एक्सेल्स। यहाँ पे आप देखिए ऐसे एक्सेल्स, पढ़ने से भी लग रहा है एक्सेल्स लिखा हुआ है। अगर आप जल्दी से पढ़े तो लगता है एक्सेल लिखा हुआ है, एक्सेल एक्सेल एक्सेलएस, वही तो एक्सेल यहाँ पे है, इसका यही होता है। ये हमारा पावर पॉइंट का होता है और ये हमारा वर्ड का होता है, और टीएक्सटी तो हमारा नोटपैड का है। अब यहाँ पे आपका पूछ रहा है स्लाइड सॉर्टर व्यू। ये जो स्लाइड सॉर्टर व्यू है, किसमें होता है? ये होता है आपका रिकॉर्डिंग स्लाइड्स में। फिर पूछ रहा है कॉपी का शॉर्टकट क्या है? कॉपी का शॉर्टकट है आपका कंट्रोल सी, पिछली बार बता चुके हैं आपको। फिर पूछ रहा है ये ऑटोसम यूज फॉर। ऑटोसम एक्सेल में यूज जो होता है, ऑटोसम का क्या क्यों यूज किया जाता है? आपका फिल्टरिंग फॉर्मेटिंग नहीं, एडिशन के लिए यूज किया जाता है ऑटोसम। इकतालीस, अरे भाई 41 के बाद 44 कैसे आ गया? अच्छा 43 हो गया यहाँ पे, 44। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपका चार्ट शॉर्टकट। चार्ट के लिए शॉर्टकट क्या है? चार्ट के लिए शॉर्टकट है आपका F11। फिर पूछ रहा है यहाँ पे MS ऑफिस इज। शॉर्टकट तो इसको आपको पता ही है, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, सी से कॉपी होता है। MS ऑफिस इज, MS ऑफिस क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर तो है नहीं, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी ना है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसको मन किया तो इंस्टॉल किए, काम रहा तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर तो जरूरी है, आपको मन है चाहे नहीं, आपको कोई ना कोई तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका सिस्टम ब्लैंक रहेगा। ठीक है। फिर यहाँ पे आपका है पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन। पेज ओरिएंटेशन मतलब पूछ रहा है कि अगर आपका पेज पोर्ट्रेट में है तो इसको कन्वर्ट करके लैंडस्केप में करना है, किस टैब में होता है? ये हमारा होता है लेआउट टैब में। पेज का लेआउट चेंज करते हैं ना, यहाँ सारा काम लेआउट का कर रहे हैं। फिर पूछ रहे हैं हमसे कि F5 स्टार्ट्स। F5 क्या स्टार्ट करता है? वैसे तो अगर कुछ भी ओपन नहीं है तो रिफ्रेश होता है, लेकिन F5 पूछ रहा स्टार्ट क्या करता है? तो स्टार्ट हमारा स्लाइड शो करता है। ऑप्शन में रिफ्रेश का ऑप्शन नहीं है तो स्लाइड शो होगा। ठीक है, अगर स्लाइड शो ये सब कुछ नहीं है, रिफ्रेश का अगर ऑप्शन है तो F5 से रिफ्रेश भी होता है। ठीक है। फिर हमसे पूछ रहा है ये DBMS एग्जाम्पल, DBMS का एग्जाम्पल। DBMS का पहले तो आप फुल फॉर्म याद कर लीजिए। इसका होता है डेटा बेस डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बोल लीजिए, सिस्टम बोल लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहे डेटाबेस का एग्जाम्पल कौन सा है। अब ऐसा आपको देखना है इसमें कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जो DBMS का टाइप है। वर्ड तो बिल्कुल नहीं है, फोटोशॉप भी नहीं है, नोटपैड भी नहीं है। आपका डेटाबेस MySQL है। SQL का फुल फॉर्म आता है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इरेज करते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। यू हैव रीच्ड एंड, बस इतना ही था, पता ही नहीं चला, बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया सारा। तो कोई नहीं, आपको अगर अच्छा लगा है तो ठीक है, आप बोलिएगा तो क्वेश्चन ही कराएंगे। अगर आप बोलिएगा तो
पूरा शुरू से जैसे लेक्चर जैसे चलता है वैसे चलाएंगे, सारे टॉपिक वाइज। अगर अभी ऐसे भी 5-10 दिन अभी भी टाइम है, उतना तो मोर देन एनफ है। हर टॉपिक के लिए 2-3 घंटा मोर देन एनफ है, इतना में तो हो ही जाएगा। आपको इंजीनियरिंग का स्टूडेंट थोड़ी है कि आपको पूरा बुक खत्म करना है। नेटवर्किंग पढ़ना है 2-3 घंटा में नेटवर्किंग खत्म कर देंगे, जितना भी वन डे एग्जाम के लिए आता है या फिर जितना जनरल कंपटीशन के एग्जाम के लिए आता है, जितना भी आपको पढ़ा रहते हैं अभी हम, ये क्या बोलते हैं, ये सीजीएल के लिए, आपका जो आरआरबी के लिए, और भी जो जो एग्जाम जो पूछता है जिसमें आता है कंप्यूटर साइंस, उसमें बेनिफिशियल होगा ये। ओके, थैंक यू।